नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज की कहानी है विध्वंस। पूरी कहानी सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, पहली बार चैनल पर कहानी सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आइए सुनते हैं आज की कहानी विध्वंस। ऐसा कहा जाता है कि मजबूर की हाय नहीं लेनी चाहिए। ऊपर वाला सब कुछ देखता है और उसको सताना नहीं चाहिए, वरना उसका फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक संतानहीन वृद्ध विधवा रहती है जिसका भुनगी नाम था। उसके पास तनिक भी जमीन नहीं थी और न ही रहने के लिए घर था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः चबैना या सत्तू पर ही निर्वाह करते हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भी बुनाई पाती थी वहीं भून या पीस के खा लेती थी और भाड़ की एक झोपड़ी के कोने में पड़ी रहती थी। वो सुबह सुबह उठती और चारों ओर से भाड़ जोकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती और वहीं भाड़ के पास पत्तियों का एक बड़ा सा ढेर लगा देती। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णिमा के दिन भाड़ नहीं जलता था या गांव के जमींदार पंडित उदय भान पांडे के दाने भुनने पड़ते तो उस दिन उसे भूखा ही रहना पड़ता। पंडित जी उससे बेगार करवाते थे, फ्री में दाने बुनवाते थे। उससे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इसी जैसे उसका भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उसे सभी प्रकार से बेगार लेने का अधिकार था। वो उसे न्याय नहीं कहा जा सकता था। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी करवाते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया गया है तो बेगार कैसी। पंडित जी को उसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि एक तो भुनगी एक दो दिन में भूखी रहने से मर नहीं जाएगी, और यदि दैवयोग से मर भी जाती है तो उसकी जगह दूसरा कोई बड़ी आसानी से बसाया जा सकता है। पंडित जी की यही कम कृपा थी कि वो भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था, संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान में दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पे था। उसके सामने मेला सा लगा हुआ था, सांस लेने की भी छुट्टी नहीं थी। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में ही जमींदार साहब के यहाँ से 2 बड़े टोकरे अनाज के भरे आ गए और हुक्म हुआ कि अभी भूनो। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम गई। अभी दोपहर था, पर सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भूनना संभव नहीं था। उससे इतना भी देखा न गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेंत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक निराशा भरे भाव से दोनों टोकरे उसने ले लिए। पंडित की चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी बोली, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर चले जाना। किसी दूसरे के दाने छूं तो हाथ काट लेना। चपरासी बोलता है, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक भुन जाना चाहिए। चपरासी तो ये सब कहकर चले गए। भुनगी भूनने लगी अनाज, लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी थोड़ी न थी। उस पर बीच बीच में बुनाई बंद करके भाड़ जोकना पड़ता था। तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी नहीं हुआ। उसे भय हुआ कि जिम्मेदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और तेजी से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू भी ठंडी हो गई। सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। न भूनते बनता था न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, ये कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन सी मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन से मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना खून जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो तब खोपड़ी पे सवार रहते हैं। इसलिए न कि उनकी 4 उंगल धरती पर मेरा निस्तारा हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हुए हैं, कितनी बकरियां उजड़ी पड़ी हुई हैं, वहां तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों ये 8 पैर धौंस रहती है। कोई बात हुई और धमकी देने चले आए, भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पे भी कोई होता तो क्या ये बौछारें सहनी पड़ती। इन्हीं विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासी फिर आ गए और चिल्ला कर बोले, क्यों रे भुनगी, दाने भुने कि नहीं? भुनगी ने निडर होके कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं क्या? चपरासी बोला, सारा दिन बीत गया और तुम इतना अनाज अभी तक नहीं भून पाई। यह तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? ये तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? तूने सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम ये हुआ कि उसी रात उसका भाड़ खोद डाला गया और वह अभागिनी विधवा फिर से बेसहारा हो गई। भुनगी को अब रोटियों का भी कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही मैसर नहीं होता था। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वो अपना रोब कैसे घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न कर। इस गांव में उसने अपने दिन के 50 वर्ष काटे हैं। यहाँ के एक एक पेड़, एक एक पत्ते से उसे प्रेम था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख ही मुझे प्यारा है। इसी प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। सुबह का समय था। पंडित उदय भान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे।
कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था, इसलिए खुद जाते थे। बुढ़िया की भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़ी वेग से उसे मिट्टी से बना रही थी। उसने कुछ रात रहते ही काम शुरू कर दिया होगा और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना बैर रख सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वह मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। एकदम से उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? बुनगी ने हक बकाकर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही हो? बुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदयभान, मैं अभी इसे फिर से खुदवा डालूंगा। यह कहकर उसने भाड़ में एक जोर की ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नाद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं तो भगवान से तो डरो। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 उंगल धरती में सोना निकलेगा? मैं तुम्हारे भले की ही कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मुझे दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर बाढ़ न बनाएगी? मुनगी, भाड़ न बनाओगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान, तेरे पेट का ठेका हमने नहीं लिया है। मुनगी बोलती है, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊं? उदयभान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। मुनगी, अब टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान, तो छोड़कर निकल जा। मुनगी बोली, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़ी में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उसके बाप दादा इसी झोपड़ी में रहे हैं। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान, अच्छा, तो अब कानून भी बघारने लगी? हाथ पैर पड़ती तो मैं भले ही रहने देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर दम लूंगा। चपरासी उसे बोलता है, अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखूं कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगा। उसकी लपटें इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी ये लंका धन देख रही थी। एकदम से वो वेग से आकर उसी अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम हवा भी बहुत तेज से चलने लगी। लपटें पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थी, वह सब उन ज्वालाओं में ग्रास बन गई। इस बात प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की हवेली थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच झकोरे खा रही थी, अग्निसागर में विलीन हो गया। और वो विलाप ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोक में विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। ये थी आज की कहानी विध्वंस। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगली कहानी में कल 3 बजे। धन्यवाद।